हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान विषय की चौमू राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर के जिन छात्राओं ने गृह विज्ञान विषय लिया है, मैं उन छात्राओं को संबोधित कर रही हूँ। बच्चों, गृह विज्ञान विषय के आपके 2 पेपर होंगे प्रथम वर्ष में। मैं आपको द्वितीय पेपर जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का, जिसे हम आहार एवं पोषण भी कहते हैं, उस विषय का अध्ययन करवाऊंगी। क्योंकि आज ये हमारी पहली कक्षा है, इसलिए मैं संक्षेप में आपको अपना परिचय भी देना चाहूँगी, जिससे आप जान सकें कि आपको कौन संबोधित कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ होम साइंस के अंदर। मैं इस महाविद्यालय में 2014 से कार्यरत हूँ और आप लोगों को मैं होम साइंस का सेकंड पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ाऊँगी। मैं आज, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ, अभी तक मैंने केवल आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, मुझे लगा मुझे अपना परिचय भी देना चाहिए, जिससे आप पहचान सकें कि कौन इस विषय को पढ़ा रहा है। कोविड-19 की वजह से बच्चों आप लोग क्लास में आ नहीं पा रहे हैं। आमने सामने बैठकर आपसे बात होती तो बहुत अच्छा लगता। हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं। फ्रेश बैच जो होता है स्टूडेंट्स का, वो हमें भी ऊर्जा से भर देता है। मैं चाहती थी, हम सभी चाहते थे कि आप लोग सामने बैठ के कक्षा में करें, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां हुई हैं, उसकी वजह से हमें ये माध्यम अपनाना पड़ रहा है। हम आपको निरंतर ई कंटेंट तैयार करके, जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी, उसमें भी आपको स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स के माध्यम से सब चीज़ों को मैं समझाने की चेष्टा करूंगी। उसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी दिया करूंगी। PDF नोट्स होते हैं जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाया करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स को पढ़िए, और उसके बाद आपको कोई भी शंका होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? और जब आपका चैप्टर पूर्ण हो जाता है, सप्ताह अंत के अंदर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगी। वो आपको कॉपी के अंदर प्रश्न जो भी मैं आपको दूंगी, आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी के अंदर लिखिए और उसकी फोटो खींचकर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज दीजिएगा। तो मैं आपका निरंतर, हम लोगों की इस तरह से प्रगति का मुझे पता चलता रहेगा। कुछ समझ ना आए तो भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज आपको मैंने अपना परिचय दे दिया है। हो सकता है हर बार वीडियो के अंदर आपको मेरी फोटो दिखाई ना दे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन जो आपका विषय है, मैं उस विषय से संबंधित जो टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बताऊंगी। इन शब्दों के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आगे हम इस विषय में क्या अध्ययन कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस विषय से संबंधित कुछ शब्दों का परिचय देना चाहूँगी आज। पहला शब्द जो है भोजन। भोजन शब्द से आप सब लोग परिचित हैं, जानते हैं भोजन क्या होता है। भोजन वह पदार्थ है जो प्राणी की क्षुधा शांत करे। प्राणी कोई भी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको जो भी उसका क्षुधा को शांत करे, वो भोजन कहलाता है। डाइट या आहार, अंग्रेजी में आपने डाइट शब्द भी काफ़ी सुना हुआ है। तो आहार क्या होता है? कोई भी प्राणी, फिर वही प्राणी कोई मनुष्य है, जानवर है या समूह,
आदतन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं वह उनका आहार कहलाता है। जैसे शेर अपने से छोटे जानवरों को भक्षण करता है तो वो उनका भोज आहार है। हम लोगों का आहार अलग अलग देश में अलग अलग थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। तो हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं वो हमारा आहार कहलाता है। अगला शब्द है न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण क्या है बच्चों? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, चबाते हैं, हमारी पाचक नाल में अंदर जाता है। अंदर जाकर उस भोजन का क्या होता है, कैसे उसका विखंडन होता है, कैसे वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। ऐसा तो है नहीं हम लोग दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर जाके दाल रोटी सब्जी ऐसे लग जाएगी, नहीं। उसका रूप परिवर्तन होता है। तो ये रूप परिवर्तन होना या उसकी प्रकृति का परिवर्तन होना कैसे होता है संभव? पोषण के द्वारा। तो हम जो भी कुछ भोजन लेते हैं उसका पाचन करते हैं और उसका अवशोषण करते हैं, ये सब ही हमारे पोषण का हिस्सा होता है। अगला शब्द है डायटेटिक्स। डाइट शब्द से बना हुआ है, इसे हम पोषण विज्ञान भी कहते हैं। ये पोषण के सिद्धांतों के आधार पर क्या सही है, क्या गलत है, हेल्दी डाइट के लिए क्या करना चाहिए, तो कैसे हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं, या कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है, रोगग्रस्त है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं, यह सब डायटेटिक्स विषय में पढ़ा जाता है। इसके अंदर खूब रिसर्च की गई है बेटा, बहुत अनुसंधान हुए हैं और उसके आधार पे बताया है कि ये आपको इस तरह से करना है। अगला जो शब्द है वो है स्वस्थ आहार या हेल्दी डाइट। हम किसको कहेंगे? हेल्दी डाइट वो होती है जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करे। और ये ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? जो भी पोषक तत्व करते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि, क्योंकि ये हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। ये मैंने आपको सिलेबस का परिचय देते हुए भी समझाया था। वो भोजन जो पर्याप्त मात्रा में हमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाए, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं वो हमें मिलें, वो वाला आहार ही स्वस्थ आहार कहलाएगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह वगैरह, वो आहार जो हमारी रोग से रक्षा करे और जिसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी हानिकारक तत्व ना हो। अब आप कहेंगे कि भोजन में भी कोई हानिकारक तत्व होता है? बिल्कुल होता है बेटा। भोजन ताज़ा होना चाहिए, स्वच्छ ढंग से पकाया हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंटैमिनेशन, कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, कोई जीवाणु नहीं होनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा कोई जीवाणु नहीं होना चाहिए। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि भोजन के अंदर केमिकल्स मिला दिए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसे हम अच्छा हेल्दी डाइट नहीं मानते हैं। इसी तरह से कभी कभी भोजन को आकर्षक बनाने के लिए उसके अंदर कलर डाल दिए जाते हैं, रंग डाल दिए जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इसीलिए मैं होम साइंस के बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप आहार बनाएं, पूरी चेष्टा कीजिए कि किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल कलर ना डालें, और आज से ही जो ये रंग वाली मिठाई होती है वो खाना बंद कर दीजिए। पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, ये फिर एक नया शब्द है। पोषक तत्व को अंग्रेजी में हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो रासायनिक पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या होता है भोजन के अंदर, क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारी वृद्धि करने के लिए और हमारे उपापचयन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो भोजक के जो घटक हैं, जो रासायनिक घटक हैं, वो ही पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये हमारे शरीर को समृद्ध करते हैं, मतलब उसको विकसित करते हैं और बड़ा बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और विकसित करते हैं।
ये उत्तकों के निर्माण और मरम्मत का कार्य भी करते हैं पोषक तत्व। उत्तक क्या होते हैं बच्चों? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह को हम उत्तक कहते हैं। और इन उत्तकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। अंग जो होते हैं वो हमारे किसी न किसी तंत्र के हिस्से होते हैं, जैसे पाचक तंत्र हो गया, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, हमारा तंत्रिका तंत्र है। तो अलग अलग तंत्र होते हैं, उनका हिस्सा होता है, और ये सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और जो ये पोषक तत्व जो होते हैं ये हमारे शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। बेटा, कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि आप अगर लंबे समय तक अगर आप भोजन नहीं करते तो आप बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा नहीं होती कोई कार्य करने की। तो ये पोषक तत्व जो होते हैं ये हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब पोषक तत्व को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और हिंदी में इन्हें कहते हैं स्थूल पोषक तत्व। बच्चों, मैं आपको हमेशा अंग्रेजी के शब्द भी बताती हूँ। अब आप लोग कॉलेज में आ गए हैं, स्पून फीडिंग की उम्मीद मत कीजिए, नए नए शब्दों को समझने की चेष्टा कीजिएगा। बच्चों, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, लेकिन नया सीखने की चेष्टा कीजिए। आप अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत अच्छी है, बहुत समृद्ध है, लेकिन आज के ज़माने में हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान बनाए रखने के साथ साथ अंग्रेजी को भी सीखना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी सीखते ही आपके पास और बहुत सारे माध्यम खुल जाएंगे ज्ञान अर्जन के। तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों से भी निरंतर परिचित करवाऊंगी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं, स्थूल पोषक तत्व इनको इसलिए कहा गया है, ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है, मतलब ज़्यादा चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे शरीर के कार्य निर्भर होते हैं। जितने भी कार्य हैं ये इनके बिना नहीं हो सकते। प्रोटीन, कार्बोज और वसा, ये तीन हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनके बिना हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता। इसमें वसा जो है वो हमें मोटे तौर पे बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, पर वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोज हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। ये हार्मोन्स के निर्माण और उनके उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो स्राव होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं बच्चों? ग्रंथि का मतलब आप समझ रहे हो, कोई थैली नुमा कोई चीज़ है हमारे शरीर के अंदर। तो एक तो वो ग्रंथि होती है जिसके अंदर से नलिका बनी हुई है, जिसके माध्यम से जो वो थैली निर्माण कर रही है, जो ग्रंथि निर्माण कर रही है, वो बाहर निकल रहा है ना। और कुछ ग्रंथियां लेकिन हमारे शरीर में ऐसी हैं जो भी स्राव का निर्माण करती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, बल्कि उस ग्रंथि के अंदर जो रक्त आता है घूमता हुआ, परिसंचरण करता हुआ, उस रक्त के अंदर वहाँ का जो भी स्राव होता है वो घुल मिल जाता है और रक्त के साथ बाहर निकल जाता है। ऐसी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो ऐसे स्राव निकलते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हार्मोन उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भी आवश्यक होते हैं, और इनमें कौन कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब है ये हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन सूक्ष्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये आवश्यक नहीं है, ये भी उतने ही आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बस इनकी आवश्यकता हमें थोड़ी कम मात्रा में होती है, लेकिन वो कम मात्रा भाई इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसके बिना हमारा स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। ये आवश्यक खनिज आहार है, और ये कितना चाहिए होता है हमें? आमतौर पर 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से भी कम चाहिए होता है। 1 ग्राम के 1000वां हिस्सा होता है माइक्रोग्राम, तो ये 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से भी कम की हमें आवश्यकता होती है।
कौन कौन सी होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? इसमें होता है आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, लेड, ये वगैरह, ये जो होते हैं ये सारे खनिज तत्व होते हैं हमारे शरीर में से। इनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत आवश्यक है और इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें हमारे शरीर के लिए कौन कौन से आवश्यक हैं। अब हम देखेंगे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का बड़ा हल्ला है आजकल। स्वस्थ रहने के लिए या अपने वजन को बनाए रखने के चक्कर में बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ इतनी मात्रा में और इतने प्रपोर्शन में होते हैं जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा संबंधी आवश्यकता है, हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, मतलब सब पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित मात्रा में पूरी हो सके, बिल्कुल सही ढंग से पूरी हो सके और इसके अलावा कुछ हमारे शरीर में स्टोर भी हो सके। क्यों स्टोर हो सके? क्योंकि कभी कभी जब हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जैसे हम व्रत करते हैं अपनी इच्छा से, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप कॉलेज आए हैं और आपने तो सोचा था कि आप 2 घंटे बाद वापस घर पहुंच जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि वो 2 की जगह कॉलेज में कुछ काम हो गया, आपको 4 घंटे 5 घंटे भी रुकना पड़ गया। तो उस समय में आपको भूख लग रही है बहुत तेज। तो अगर सोचिए कि अगर हमारा भोजन केवल तात्कालिक हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता, तो जैसे ही वो मात्रा खत्म होती, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना, हम आगे भी करते रहते हैं कार्य। तो वो इसी समय के लिए भोजन जो होता है, मतलब इतना हमारे को असंतुलित आहार में मिलना चाहिए कि कभी कभी जब हमें नहीं मिल रहा आहार, तब भी उस समय की उस अवधि में भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अब देखो, ये इस जो परिभाषा है इसमें 3 मुख्य बातों को बल दिया गया है। पहला है कि संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब कार्बोज देने वाले भी होंगे, वसा देने वाले भी होंगे, प्रोटीन देने वाले भी होंगे, है ना। और तो इसलिए अलग अलग और अलग अलग भोज्य समूह से भी सारे पदार्थ शामिल होने चाहिए। फिर ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। और ये अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की जो अवधि है, जब हमें भोजन नहीं मिल रहा, तब भी हमारे उसके लिए भी एक पोषक तत्व स्टोर करके रखने लायक होता है। तो ये इन 3 बातों का इस परिभाषा में बल दिया गया है। अब संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाए? एक कॉमन सी वो है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संतुलित आहार तैयार करने का तरीका क्या हो सकता है? इसमें कार्बोज के 2/3 भाग होना चाहिए, वसा का 1/6 भाग होना चाहिए, वसा का हिस्सा, और प्रोटीन, लवण और विटामिन सब मिलाकर लगभग 1/6 भाग होना चाहिए। ये सामान्यतः संतुलित आहार के लिए मोटा मोटा सा एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति की आयु के अनुसार इस अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। इन आधार पे हो सकता है आयु, व्यक्ति की पेशा, व्यक्ति का लिंग, उसकी दशा, मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, मौसम कैसा है। गर्म देशों में ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें खानी होती है और ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें खानी होती है। कहाँ के हम रहने वाले हैं, किस तरह की हमारी संस्कृति है, ये सब भी इस संतुलित आहार पे प्रभाव डालती हैं। अगला शब्द जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है पाचन। पाचन से मतलब है, पाचन वो क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक, अब यांत्रिकी और रासायनिक शब्द का अर्थ समझिए। जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं बच्चों, तो हम उसको चबाते हैं। चबाते क्यों हैं?
कि हम ग्रास लेते हैं और मुंह में जब हम उसको चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, मुंह के सारे हिस्से उसमें अपना योगदान देते हैं किसी न किसी रूप में, तो यांत्रिक ये जो हो रहा है, फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको यांत्रिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब हम भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन भी हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर लार आती है, लार के अंदर टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे कार्बोज जो वाला हिस्सा जो है हमारे भोजन का, उसके ऊपर अपनी क्रिया शुरू कर देती है। तो रासायनिक क्रिया यहाँ से शुरू हुई, फिर हमारे पेट के अंदर आमाशय के अंदर जाता है, वहाँ पे फिर कुछ और रसायन मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आमाशयिक रस है, तो ये सब मिलके जो रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। तो पाचन क्या है? भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिससे वो रक्त धारा में हमारे रक्त के द्वारा अवशोषित करने लायक स्थिति में आ जाए। तो ये पाचन जो है ये एक प्रकार की अपचय, अपचय मतलब विघटन की प्रक्रिया है, जिसमें आहार के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। समझ आया बच्चों? पाचन के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है? अवशोषण की। भोजन पच तो गया, लेकिन उसको अब हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण करना भी आवश्यक है। तो पाचक नाल द्वारा जो भोजन पच गया है उसको अवशोषित करना, सोखना या स्वांगीकार करना अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषण के पश्चात ये जो भोजन का जो परिवर्तित रूप में होता है भोजन, अब इसमें वो परिवर्तित रूप में पोषक तत्व जो होते हैं ये सब अवशोषित होकर रक्त नलिका में रक्त के माध्यम से चले, मतलब हमारी आंतों के अंदर जो रक्त नलिका आती है उसके द्वारा अवशोषित करके इन्हें शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से हमारा क्या होता है, आंतों से जब भोजन का अवशोषण हो जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, तो उसके बाद सीधा इनको यकृत के पास ले जाते हैं। यकृत या लिवर जिसको हम कहते हैं, लिवर जो होता है ये क्या करता है बेटा, ये अपने शरीर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो भोजन के माध्यम से कच्चा माल हमारा रक्त यहाँ से लेता है आंतों से, और इस फैक्ट्री लिवर के पास ले जाता है, और उस फैक्ट्री के अंदर ले जाकर इस कच्चे माल से वो सामान बनेगा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, मतलब उसको उस रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिस रूप में हमारा शरीर उसको यूज कर सके। अब देखो बेटा, इस विषय में तुम मेटाबॉलिज्म शब्द या चय अपचय शब्द बार बार पढ़ोगे। इसका क्या अर्थ है? भोजन का जब पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ये उसके बाद की प्रक्रिया है, बल्कि कहना चाहिए इसके बीच ये भी सम्मिलित होता है इसके अंदर। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने और नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब विघटन होना, पहले तो भोज्य पदार्थों का विघटन किस लिए हो रहा है कि उसका सरल रूप हो जाए, फिर उस सरल रूप से उस कच्चे माल से फिर नई चीजों का निर्माण होगा जिस रूप में हमारा शरीर के लिए वो प्रयोग हो सके, तो उसको हम संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो विघटन की प्रक्रिया हुई और फिर निर्माण की प्रक्रिया हुई, ये दोनों प्रक्रिया मिलकर चय अपचय की क्रिया कहलाती है। चय अपचय के दौरान दो प्रक्रिया होती है बच्चों। पहली है कैटाबॉलिज्म या अपचय कहते हैं, जिसको कहते हैं पदार्थ के टूटने विभक्त होने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से जो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है वो अपने सरल रूप में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है उपचय या एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो ये अपने पहले जो अपचय हुआ, टूट के सरल रूप में हुआ, उनसे अब फिर वो रूप उसका निर्माण किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होता है। और इसी के आधार पर हमारे विभिन्न हिस्से जो होते हैं, विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं में निर्माण प्रक्रिया होती है, चाहे वो कोशिका मांसपेशी वाले हिस्से की हो, मांसपेशी के तंतु की है, चाहे वो रक्त की है, या ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल रूप में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज का प्रयोग करता है, पर हम सारा ग्लूकोज एक साथ तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना।
तो जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया होती हैं ये एनाबॉलिज्म या उपचय कहलाती है, और अपचय और उपचय मिलके चय अपचय या उपापचयन या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये सारी प्रक्रिया किस दर से हो रही है, मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, उसको हम कहते हैं उपापचयन दर, आधारीय उपापचयन दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आगे मैं इसको और विषय में पढ़ाऊंगी। लेकिन आज जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, इन शब्दों को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको आगे के जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनको समझने में सुविधा मिलेगी। क्योंकि ये ई कंटेंट के माध्यम से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई कि हम आपको पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो चेहरे देख के हमें पता चल जाता है, तो हम उसको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखना है और जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाना है, जिससे आपको इस विषय के आगे जितने भी वीडियोस अपन बनाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और हमेशा जब भी आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा बेटा, उस कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और सेक्शन ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। ओके बच्चों, बाय बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे।